तो बजट पर संग्राम है, किसका बनेगा काम, ये बड़ा सवाल है। और बजट से पहले वो जो हलवा सेरेमनी है उसका भी जिक्र जोरदार हो रहा है। हलवे से बात जाति तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर बजट पर संसद में आज फाइनल चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घंटों की चर्चा के बाद आज लोकसभा में बजट को लेकर अपना जवाब दे रही हैं। लेकिन बजट पर इस चर्चा के दौरान मूल रूप से किसान, नौजवान, मिडिल क्लास, देश के सैनिक, उन सब को लेकर जोरदार तरीके से बात रखी गई है। बीजेपी इन तबकों के कल्याण का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप कि सरकार ने इनका ख्याल नहीं रखा। इन वर्गों की अनदेखी का आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रहा है। और इस सब के बीच जाति के सवाल पर भी संसद में उबाल है। आज बजट पर संसद में चल रहे संग्राम पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी बात, पलटवार। Ladies and gentlemen, kindly remain in your places. वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर। 3 करोड़ घर और बनाएंगे। आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। भारत ने ये ग्रोथ जब पिछले 10 साल में इकोनॉमी को झटका देने वाले अनेक संकट आए, हर संकट का मुकाबला किया, हर चुनौती का समाधान किया। जो सरकार मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए सरकार किसान की आय दोगुनी हो गई। क्या सरकार बताए? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को, खाद की बोरी को छोटा कर दिया। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सभापति महोदय, बजट हमारी क्या मदद कर रहा है उत्तर प्रदेश के उद्योग लाने के लिए, लेकिन आज यूपी को क्या मिला वहां पर? आजकल अग्निवीर पर अग्नि लगी हुई है, बहुत ज्यादा उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप अग्निवीर के रिकमेंडेशंस को जरा गहराई से पढ़िए, दुनिया की आर्मी को स्टडी कीजिए, देश की आर्मी को स्टडी कीजिए। जब अटैक होगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि ये कमल को जा रहा है या ये हाथ को जा रहा है, उसकी गोली उसी तरीके से चलेगी। और इसीलिए आर्मी को, हमको पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। कहा जा रहा है कि इसमें SC, ST और OBC कहां पे है? ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। तो बजट पर चर्चा पर सियासी वार पलटवार। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सदन में जवाब। और सीधे अब रुख करते हैं खास पैमानों का। रोहन गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है विकसित भारत के लिए ये बजट, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है सर 24 चुनाव के नतीजों के बाद ये पहला बजट, सरकार के पास मौका कोर्स करेक्शन, भूल सुधार का, और विपक्ष कह रहा है ये मौका आप लोगों ने गवा दिया सर। देखिए रोमाना जी, विपक्ष क्या कहता है उससे ज्यादा ये देखना है देश की जनता क्या कहती है। जब बजट आया उसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया विपक्ष के द्वारा, और ये बताया गया कि बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। इसका जवाब तो जनता ने दे दिया। आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए, जो सरकार विपक्ष आक्षेप कर रहा था कि ये बजट आने से स्टॉक मार्केट डाउन होगा या जनता नाराज है, आज जवाब तो जनता ने दिया है। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ आक्षेप करने से राजनीति नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा कि बजट ने क्या किया है।
10 साल में अगर ये पूरी सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, 7% से ज्यादा का ग्रोथ है, इन्फ्लेशन 4.5% से कम है, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़ा पैमाना है कि सरकार जो बोलती है वो करती है कि नहीं, 4.9% पे लेके गई, और फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। और जहां पे एक दो राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, उसका मैं एग्जांपल दे दूं, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का शासन है, वहां पे उन्होंने गारंटी दी, वहां पे देखिए टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया गया, दूसरे टैक्सेस बढ़ाया गया। तो हकीकत कहां पे आप देखिए, ये एक सीरियसनेस दिखाती है विपक्ष की कि हर चीज पर सवाल उठाना है। ठीक। जहां पे आप किसानों की बात कर रहे हैं, 2.5 गुना ज्यादा पैसा एमएसपी के माध्यम से किसानों को मिला है, 18 लाख करोड़, ये मुर्मू जी ने कहा है अपने वक्तव्य में। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का उनको किसान जो फसल बीमा मिला है, 2.5 लाख करोड़ का किसान सम्मान निधि मिला है। तो सिर्फ बातें करने से नहीं होती रोमाना जी, आप आंकड़ों पे बात कीजिए। संसद में हम बात करते हैं, देश की जनता देखती है, सिर्फ बातें करने से या भाषण देने से संसद में काम नहीं होता है, आपको आंकड़ों से बात करनी होगी। और मैं चैलेंज के साथ आंकड़ों पे बात करने को तैयार हूं। हाँ, वो सर, किसान की बात करें, मध्यम वर्ग की हम सर, बात आलोक जी बैठे हुए करें, हैं, महिलाओं सर, की वो बात करें। आंकड़ों के साथ ही बात करेंगे और आलोक जी से जान लेते हैं। जो रोहन जी कह रहे हैं कि साहब बजट तो बढ़िया है, शानदार है, तो क्या इसी वजह से आलोक जी ये बजट की बात पीछे छूट गई है और हलवे की एंट्री हो गई है, और बजट नहीं तो हलवा ही सही, मतलब चर्चा किसी भी तरीके से घूम फिर कर जाति पर लाई जाए? देखिए ऐसा नहीं है, उसमें केवल ये सिंबॉलिक था हलवा, और हलवे से तात्पर्य केवल जाति तक नहीं था। हलवे से तात्पर्य ये भी था कि किस राज्य को क्या मिला और किस वर्ग को क्या मिला, और उसमें पूरा एक एक वर्ग के बारे में बताया गया, खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए। मुझे लगता है उनकी EMI तो घट ही गई होंगी, काफ़ी घट गई होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। उसी दिन जिस दिन बजट आता है, उस दिन अगर देश की करेंसी गिर जाती है और उस दिन शेयर मार्केट टूटती है बुरी तरह से, सुबह के और शाम के आंकड़े, रोहन जी तो काफ़ी जानकार हैं शेयर मार्केट के, बाद में आप जैसे मर्जी उसको मैनिपुलेट कर दीजिए, वो एक बहुत बड़ा सिंबल होता है। आज जिस तरह से 10 साल से ये सरकार बाजीगरी करती है शब्दों की और चक्रव्यूह में फंसाकर सबको मारती है, वो पूरा देश देख रहा है। किसानों को भी चक्रव्यूह में फंसा रखा है, आंकड़े ऊट पटांग देते चले जाइए। अभी उन्होंने कहा फसल बीमा ही 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि 1.5 लाख करोड़ रुपया कौन सी फसल बीमा किस राज्य में चला गया और किस कंपनी ने दे दिया। मुझे अगर कहीं पर अल्प ज्ञान है तो ज़रूर बताया जाए कि 1.5 लाख करोड़ रुपया बीमा का पैसा एग्रीकल्चर में मिला है। मुझे तो बड़ा चौंकाने वाला जवाब देना चाह रहे हैं सर, जवाब लें। MSP की बात आई, ये आपने फसल 2 बीमा साल वाला हो गए। 1.5 लाख करोड़ का जो आपको हैरानी हो रही है जी, इस पर स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए, फिर मैं दोबारा आलोक जी आपके पास आ रही हूँ। रोहन जी जवाब है आपके पास? रोमाना जी, जब राष्ट्रपति जी का अभिवादन हुआ, उन्होंने भाषण दिया, 30,000 करोड़ का प्रीमियम पे किया है और उसके सामने 1.5 लाख करोड़ के जो बीमा क्लेम मिले हैं, ये आधिकारिक आंकड़ा है। उनको स्टेट वाइज चाहिए तो भी मैं दे दूंगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ ले। तो जो मैं बात करूंगा कॉन्क्रीट बात करूंगा रोमाना जी, कभी मुझे हवा में बात करने की आदत। ठीक है आलोक जी, सुना आपने जवाब। मैं फिर कहूंगा इस आंकड़े को दोबारा चेक कर लिया जाए, क्योंकि बीजेपी, रोहन जी अभी नए वहां गए हैं, बीजेपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े बहुत परोसती है दुनिया को। खैर वापस आते हैं, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से आंकड़ों का ये हवाला दे रहे हैं। राष्ट्रपति जी का है और मुझे लगता है उसमें संभालना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा, अरे मैडम, देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं, धारा 370 हटा दी मैंने, नहीं बोलते हैं। हर साल बोलते हैं 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ मैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को देता हूँ, लेकिन मीडिया के साथ इनसे सवाल ही नहीं पूछते कि वो पिछले जो भाषण में दिया था वो कहाँ गया पैसा, वो लगा के नहीं लगा, कोई पूछता नहीं है। तो मुझे लगता है कि झूठ बोलने की तो मशीन है पूरी की पूरी सरकार, और राष्ट्रपति महोदया तो बेचारी कैबिनेट का जो भाषण होता है उसको पढ़ देती हैं। एक कैबिनेट मंत्री कहता 33 करोड़ हमने मुद्रा लोन दे दिए प्रधानमंत्री, और दूसरे मंत्री कहते हैं कि 44 लाख करोड़ दे दिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनके आंकड़ों में कहीं पर भी कोई भी तारतम्यता रहती है। किसान को हमने ये दे दिया, वो दे दिया। अरे किसान की इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ गई, किसान की कितनी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ चले गए, यूरिया के कट्टे पर आपने कैंची चला दी। प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना में आपने कहा हमने इतना पैसा दे दिया, पहली बार जब पैसा दिया तो 13.5 करोड़ को दिया था, और आखिरी जो किस्त गई है वो 6.5 करोड़ की। तो क्या हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा किसान हो गए? लेकिन उस बात को छुपा जाएंगे। हम तो पूछ रहे हैं भाई, बजट आया तो महंगाई कैसे कम होगी? तो मोदी जी ने तो बार बार कहा था 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार है, और सब लोगों ने बताया भी था। वो 100 दिन का एक्शन प्लान तो 100 दिन हो गए पूरे, कौन सा एक्शन प्लान किसने देखा?
बेरोजगारी की बात आई बार बार। आपने महिलाएं जो किसानी में काम कर रही हैं उनको भी रोजगार के उस पर जोड़कर आपने आंकड़े चढ़ा दिए। आपने पर कैपिटा इनकम के नाम पर जो 5 किलो राशन मिल रहा था उस राशन को भी आपने उसमें उसकी कीमत जोड़ दी। तो आप आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, ये पूरा देश देखता है। ठीक है, सारे के सारे जी आप कह रहे थे बात कीजिए, और यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा और कुछ करते नहीं है सर। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों का रुख करें। रोमाना जी, ये मैं ऑफिशियल जो प्रेस नोट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की डेट के साथ बोल रहा हूं, 6 मार्च 2024, जिसमें आंकड़ों के साथ दिया कि कैसे 1.5 लाख करोड़ के क्लेम किसानों को मिले हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आंकड़ों में जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कुछ कहा हो तो मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी को भी चैलेंज करना चाहिए। और जब भी आंकड़ों की बात हो, अगर तथ्य नहीं होगा तो मैं आपके सामने कभी नहीं रखूंगा। ये मैं आपको प्रेस नोट के साथ आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे लगता है जरा जल्दी से हम रुक कर लेते हैं कृष्णा हेगड़े जी का। कृष्णा जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया वो ये कि किसानों पर यहाँ पर बात हो रही है, किसानों की आय दुगनी, वादा 2022 तक पूरा होना था, और आज भी इसको लेकर सरकार को घेरने की बात विपक्ष की तरफ से की गई। कृष्णा जी देखिए रोमाना जी, जो ये साल में 2 बजट पास हुए थे। एक इंटरिम बजट फरवरी में पास हुआ था इलेक्शन के पहले, और अभी ये जो है जुलाई में जो मेन बजट है निर्मला सीतारमण जी ने पास किया। इसमें देखिए किसानों के लिए जो सुविधा देनी थी वो भी है, एक विकसित भारत के लिए ये बजट है। दूसरा जो नए टेक्नोलॉजी ITI में है, जो MSME के लिए लोन्स है, रिलीफ है, उसके लिए काम है। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ है। शिक्षा के लिए प्रावधान है, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लोन का ये है। जो एंजल टैक्स स्टार्टअप कंपनी है उनके लिए है। तो मुझे लगता है जो कस्टम ड्यूटी बहुत सारे जगहों पर रिड्यूस की गई है उसका भी एक प्रावधान किया है। लेकिन मैं हमारे मित्र कांग्रेस के सामान्य प्रवक्ता जी का एक जवाब देना चाहता हूं। उनके नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि 73% लोग जो ये बजट पैनल में थे ही नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। अरे बाबा, आपने तो बाबा साहेब अम्बेडकर को इलेक्शन में हराया, तब आपको याद नहीं आई 73% लोगों की? और आपने कहा हलवा की बात, अरे 2014 में 2G 3G कोयला कफन सबका हलवा किसने खाया, सबने देखा है। इसके लिए अब तक आप सत्ते में नहीं आई। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये विकसित भारत की तरफ एक अच्छा बजट है। और मुझे लगता है जैसे लोगों ने पहले टिप्पणी की थी, उन्होंने पढ़ा नहीं था, उन्होंने कहा महाराष्ट्र के लिए क्या है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए 74,000 करोड़ रुपए का वाधवान पोर्ट है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो पार्क है, सबसे ज़्यादा लागत वाली, वो भी महाराष्ट्र में आ रही है। ऐसे बहुत सारे स्टेट को दिया है। कई स्टेटों का नाम लिया था बजट में, कई स्टेटों का नाम नहीं लिया था। बातें गिनाएंगे ना तो मेरे साथ राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की बड़ी फिक्र है, तो इनको तो और फिर तकलीफ होगी ना, क्योंकि आज भी इनके नेता सदन में कह रहे थे उत्तर प्रदेश को क्या मिला, कुछ भी नहीं। अब आप ये बताने लग जाओ सर, अभी तक तो ये बिहार और आंध्र प्रदेश, ये आप महाराष्ट्र का भी पूरा गिना दोगे यहाँ पर। लेकिन राजकुमार भाटी जी, जब इतना सब कुछ हो रहा है देश में, तो फिर किसानों की आय दुगनी, इसको लेकर बार बार आप लोगों की तरफ से सवाल क्यों? नहीं, किसानों की आय तो बढ़ने के बजाय घटी है। सवाल यही तो है कि लोकतंत्र में सरकार का मुख्य काम होता है गैर बराबरी दूर करने का प्रयास करना और समतलीकरण करना। जहां असंतुलन है, संतुलन बैठाना। कुछ पूंजी के टीले बन गए हैं और फिर ज़्यादातर जगह गड्ढे हो गए हैं। उन टीलों को समतल करके गड्ढों को भरना ये सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार गैर बराबरी कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा रही है। इस असंतुलन में दलित और उसका भी असंतुलन है, दलित पिछड़ों का भी, इसमें राज्यों का भी असंतुलन है, इसमें किसान मजदूर का भी असंतुलन है, पूंजीपतियों का भी असंतुलन है। ये असंतुलन दूर करने का सरकार प्रयास नहीं करती है। मोदी जी के 10 साल के शासन की सबसे बड़ी असफलता ये है, इस देश में अमीर और ज़्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हुए हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे आप देखें, उनके आंकड़े हम देखें तो देश के जो 1% लोग 22% प्रॉपर्टी के मालिक हैं, 35%, 35% के, और नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% प्रॉपर्टी है। तो ये जो असंतुलन है इतना भारी, और लगातार झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े रखते हैं। आज ही मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहा था, वो कह रहे थे शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों की जो भर्ती हुई है वो 50% से भी ज़्यादा हुई है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि उसमें 6,800 की कमी है, उसे पूरी की जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश है, और मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं।
और पिछड़े वर्गों के नौजवान पिछले 2 साल से 2.5 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने साथ हुए भेदभाव को लेकर। तो इस तरह सरकार झूठ बोलने का काम, आलोक जी सही कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये आंकड़ों का खेल खेलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। दोबारा रोहन जी के पास चलते हैं। सर, बजट को लेकर यहाँ पर विपक्ष उसी बात को दोहरा रहा है कि साहब देश में असमानता बढ़ रही है, और जो राहुल गांधी ने आज कहा कि बजट का हलवा बट रहा है और 73% लोग कहाँ हैं, उसी का जिक्र यहाँ पर भाटी साहब की तरफ से भी कहा गया। 73% लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है क्या बजट में? रोहन जी। देखिए रोमाना जी, मैंने पहले कहा कि आपको कुछ सांकेतिक करना है, आपको एक बताना है कि नहीं हम लोग एंग्री यंग मैन है, तो आप कर सकते हैं। मैं आंकड़ों पे बात करने को तैयार हूं ना। अभी मैंने कहा मतलब आप राहुल गांधी के लिए मैंने आंकड़ा दिया, राहुल गांधी खुद को एंग्री यंग मैन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं जनरल जो एक विपक्ष का एक अप्रोच हो गया है कि जैसे हम लोग कुछ भी कहें, हम लोग उसको एंग्री यंग मैन की तरह उसको अप्रोच, वो गलत चीज है। आप आंकड़ों पे बात कीजिए, आप मुद्दों पे बात कीजिए। आपने कहा कि हलवे की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। बजट पे जब चर्चा हो रही है, आप आंकड़ों पे बात कीजिए। मैंने किसानों की बात की कि 1.5 लाख करोड़ का नया बजट किसानों के लिए दिया। क्या बेरोजगारी की हमेशा बात की जाती थी, बेरोजगार को 20 लाख युवाओं के लिए अप्रेंटिस योजना को स्टार्ट किया गया। तो आप हर चीज का विरोध नहीं कर सकते। मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, आज जब संसद में विपक्ष एससी और ओबीसी की बात कर रहा है, उन्हीं का एक राज्य है तेलंगाना, वहां पे एससी का जो बजट है 67% कम किया गया। उन्हीं का राज्य है कर्नाटका, वहां जो है तुष्टीकरण करने के लिए आज वहां पे जो है आरक्षण को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो आप डबल बात नहीं कर सकते कि आप संसद में एक बात कर रहे हैं और आप जाके अपना जो राज्य है वहां पे कुछ अलग बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन पे 10 साल तक कौन बैठा रहा? आप मुझे बताइए, इतने साल हो गए। और जो अधिकारी की बात जबरदस्ती का अग्रेशन दिखाया जा रहा है क्या विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खासतौर से राहुल गांधी की तरफ से? मतलब वो बजट सेरेमनी वाली तस्वीर दिखा रहे हैं सर। और अगर पलट कर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि यूपीए के 10 साल में निकाल लाइए हलवा सेरेमनी की तस्वीर और उस फोटोज में बताइए कितना % किसका रिप्रेजेंटेशन था, तो फिर क्या जवाब है सर? प्रणब मुखर्जी से लेकर पी चिदम्बरम तक के कार्यकाल की जिक्र कर रही है बीजेपी। देखिए बीजेपी जिक्र कर रही है कि उस समय पर कितने ओबीसी थे। मैं समझता हूं 2014 से पहले ओबीसी हमारा 93 में लागू हुआ है। ओबीसी जो बिल है 93 का, जो पहला आईएएस आईपीएस का बैच आया उसमें हुआ है। तो 2004 में या 2013 तक कितने लोग ऐसे थे जो ओबीसी के सेक्रेटरी लेवल पर आ गए थे। लेकिन नड्डा साहब हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो अमित शाह जी मोदी जी कुछ समझते ही नहीं है। तो अब जनता कहाँ से समझेगी? उनकी पार्टी कुछ नहीं समझती उनको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि सेक्रेटरी लेवल पर ओबीसी, क्योंकि 93 में पहला बैच आया था, उससे पहले ओबीसी कल्चर नहीं था। तो इसलिए नड्डा जी का कौन ज्ञान बढ़ाए? अब रोहन जी कुछ बताएंगे, पर्ची वर्ची पे लिख के देंगे तो ठीक है। अब बात आती है 3-4 चीज़ें आज यहाँ पर आई। निर्मला सीतारमण जी का मैं भाषण सुन रहा था आज, मैं सुनना चाहता था कि रेल हादसों पर भी शायद कुछ बोल देंगी, क्योंकि पिछले 10 बजट से हम कह रहे हैं बस अब तो रेल में ऐसा हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी और रेल अब उड़ने लग जाएगी। पिछले 15 दिन के अंदर 7 रेल के बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं रेलवे पे। लेकिन अप्रेंटिसशिप की बात करेंगे। अप्रेंटिसशिप की अगर प्री कंडीशंस पढ़ लेंगे रोहन जी आप, कि कौन कौन सी कंडीशन है उसमें, अगर माँ और बाप में से अगर एक कोई इनकम टैक्स देता है तो वो एलिजिबल नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन वाला एलिजिबल नहीं है। और 500 कंपनियाँ ही क्यों छांटी जाएंगी? आपकी कंपनी क्यों नहीं छांटी जाएगी? किसी और भाई की कंपनी क्यों नहीं छांटी जाएगी? 500 कंपनियों में आप केवल अपने कंपनियों को वहाँ पर पैसा देंगे, अप्रेंटिसशिप का नाम चढ़ाए जाएंगे और वापस सब हो जाएगा। मीडिया जगत में एबीपी न्यूज़ सबसे बड़े चैनलों में से एक है। क्या आप मुझे बता दीजिए कि क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा वो है कि 20,000 लोगों को कोई भी कंपनी या कोई भी न्यूज़ चैनल अप्रेंटिसशिप अपने यहाँ करा सकता हो? ठीक है, आप बता दीजिए मुझे। केवल ढकोसला करने में मास्टर हैं ये लोग। आप केवल ये बता दीजिए। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने कही कि बिहार और आंध्रा को कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं दी गई। ठीक है रोहन नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि बिहार और आंध्रा को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार और आंध्रा के लोग वैसे ही खुश हो रहे हैं। आइए रोहन जी। रोमाना जी, छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि एक माइंडसेट की बात है।
उन्होंने अभी कहा अरे टॉप 500 कंपनी से एक शुरुआत हो रही है, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जब पहले जो चरण में इन लोगों से बात पहुंचेगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। आज देखिए कोई भी युवा रोमाना जी अपना एजुकेशन खत्म करके आता है, वो दो चीज कर सकता है, या तो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, वो जॉब कर सकता है। जॉब करने के लिए अप्रेंटिस इसलिए आगे कि उसको एक ट्रेनिंग मिले, उसको एक बेस मिले, और इनिशियल ईयर्स में जब उसकी पहली सैलरी आए तब उसको एक सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से। मुद्रा योजना की हम बात करें, वहां पे भी उसका जो है लिमिट बढ़ाया गया, क्योंकि जिसको अपना बिजनेस करना है उसको भी एक सहायता मिले। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम है, मैं बहुत एक बड़ी चीज कहना चाहूंगा, करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता हमारे जो छोटे और मध्यम उद्योग को मिली है, और 1.19 करोड़ जो एसएमईज हैं उसको इसकी सहायता मिली है। रोमना जी आंकड़े में इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी पैमाना, मैं कोई सारे आंकड़े बता रहे हैं, आलोक जी लेकिन आप मुझसे बेहतर तरीके से सुन रहे होंगे कि विपक्ष क्या कह रहा है। मैं जरा जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी का रुख करती हूं, क्योंकि हर्षवर्धन जी, हमने तो आज ये सुना सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो ये कि इस तरह की शेरो शायरी होती रहे, ये बड़ा अच्छा है। सदन कोई भी हो आनंद वाला होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने देखा कि योगी जी ने कहा कि चचा को गच्चा दे दिया, तो ये सब चलता है, ये सब होना चाहिए और ये सब अच्छा भी है। शेरो शायरी हो, थोड़ा तंज हो, थोड़ा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के भाषण की मैं बात करूं, राहुल गांधी की, जिस दिन बजट आया उस दिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गई थी। पूरी पार्टी राहुल गांधी की एक पोस्ट से एक तरह से कहे परेशान हो गई, उनकी सारी रणनीति ध्वस्त हो गई थी जब उन्होंने कहा कि एक कॉपी पेस्ट है और प्रीवियस बजट का ही सब कुछ है। अब दोनों ही स्थितियां ऐसी थी जिस पर कांग्रेस के लिए न उगलते बन रहा था न निगलते बन रहा था। बजट पर जब राहुल गांधी बोलने आए तो सबको उम्मीद थी कि कुछ फैक्ट लेकर आएंगे, निर्मला जी के बजट की कुछ थोड़ा चीरफाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नेता प्रतिपक्ष को चक्रव्यूह में 6 लोग दिख गए। अब चक्रव्यूह के बारे में उनको या तो पता नहीं, महाभारत में वो जीएसटी एक समय में लगवा रहे थे, तो चूंकि जानकारी नहीं है, हिंदू धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म ग्रंथों की जानकारी बिना लिए बोलना इसलिए है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। आप सोचिए वो हलवा की बात करते हैं। अब हलवा सेरेमनी तो किसी भी शुभ कार्य को शुरू करते हैं तो मीठे से शुरू करते हैं। अब उसको लेकर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, और ओबीसी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति जो पढ़ेंगी वो मोदी जी जो लिख कर दे देंगे, तो भैया ओबीसी प्रधानमंत्री बैठा है, उसके ऊपर भी क्या कोई होता है क्या एग्जीक्यूटिव में? तो मुझे लगता है राहुल गांधी चुनावी मूड में है, वो इस तरह की ही बातें करेंगे क्योंकि फैक्ट पर उनके पास कुछ भी नहीं है। ये उनके जवाब में बहुत स्पष्ट तौर पर फैक्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में राहुल गांधी। अभय जी, और कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ट्रैप में फंस रही है। देखिए, हर सरकार अपना बजट देगी, विपक्ष उसकी आलोचना करेगा, फिर सरकार की तरफ से उसका जवाब दिया जाएगा। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, पीछे भी चलता रहा है। देखना यह है कि जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, ये वित्त वर्ष में केवल 8 महीने बाकी बचे हैं। ये 8 महीने के लिए बजट है, और इस बजट की कामयाबी खुद सरकार ने निजी क्षेत्र के हाथों में थमा दी है। निजी क्षेत्र अगर नौकरी, हाँ जी, रोजगार के सवाल पर और निवेश के सवाल पर। और क्योंकि जो आर्थिक सर्वे है उसमें कहा भी है भाई ये निजी क्षेत्र न तो निवेश करता है, निवेश नहीं करता है, इसलिए अर्थव्यवस्था का इंजन केवल सरकार को बने रहना पड़ता है। सरकारी निवेश ही केवल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, निजी क्षेत्र नहीं करता। तो इस बार सब कुछ निजी क्षेत्र के हाथों में है। क्या निजी क्षेत्र सरकार द्वारा दी गई जो रोजगार की सब्सिडी है उसका इस्तेमाल करेगा, लोगों को रोजगार देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या निजी क्षेत्र, हालांकि उसकी फैक्ट्रियां केवल 70, रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 70 से 75% ही काम कर रही हैं, तो क्या वो नया निवेश करेगा अर्थव्यवस्था में जो उसने मुद्दतों से नहीं किया? सही। तब भी नहीं किया जब 2019 में सरकार ने उसे एक टैक्स हॉलिडे दिया था और निजी क्षेत्र अपनी जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार की मेहरबानी से ले गया था, उसने तब भी नहीं किया। तो क्या ये करेगा नहीं करेगा? सारा कुछ जमीन पर इस बजट की सफलता और इस सरकार के पहले बजट की सफलता निजी क्षेत्र के हाथों में है पूरी की पूरी। और आप देखिए यही चीज सब इस पूरे बजट को काफी मुश्किल तलब स्थिति में फंसा देती है, क्योंकि अभी तक निजी क्षेत्र ने न तो रोजगार दिया है कभी,
और न ही कभी अर्थव्यवस्था में कोई निवेश किया। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बात है। आप कह रहे हैं, करिए सर जल्दी से। हाँ। बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये जो अप्रेंटिस वाली योजना को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा है, ये इंटर्नशिप वाली, ये इंटर्नशिप वाली, ये कुछ नहीं है, ये केवल ये इंडस्ट्री के अग्निवीर साबित होंगे। ये एक ठेके पे 1 साल 2 साल के लिए जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी, ना किसी को परमानेंट किया जाना, ना किसी को कोई सुविधा देनी है। ये एक ठेकेदारी के मजदूर मिल जाएंगे। ये इंडस्ट्रिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए ही हाथ घुमा के पीछे से एक योजना है ये। जल्दी से सर। देखिए, अभी मशहूर आर्थिक पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने लिखा है कि वो बजट के बाद कुछ उद्योगपतियों के साथ बंबई में इंटरेक्शन कर रहे थे। तो उन्होंने उद्योगपतियों से उन्होंने पूछा, किसी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन स्वामीनाथन अय्यर का लेख है टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने पूछा कि सरकार ने जो सब्सिडी दी है रोजगार को लेकर, आप क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, कि आप कितने लोगों को रोजगार देंगे? तो उन सारे जितने भी उस इंटरेक्शन में जितने भी उद्योगपति मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो एक व्यक्ति को भी नहीं लेंगे। उनका कहना है कि हम एक व्यक्ति को क्यों लें, क्योंकि सरकार तो उनके रोजगार का एक बहुत छोटा हिस्सा ही अपने हिस्से में ले रही है, बाकी सारा का सारा बोझ तो हमारे ऊपर पड़ेगा। हमें उनकी जरूरत ही नहीं, हम तो जरूरत के मुताबिक रोजगार देते हैं। लोक कल्याण के लिए निजी क्षेत्र ना काम करता है। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है रोहन जी आपको आना चाहिए अब सर, क्योंकि यहाँ पर जिस बात का जिक्र हर्षवर्धन जी ने भी किया, अभय जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब बजट पर बात हो जरूर रही है, लेकिन ये बजट पर बात बजट तक सीमित नजर नहीं आ रही है। विपक्ष राहुल गांधी चुनावी मोड में ही नजर आ रहे हैं, और ऐसे में बजट से निकलकर बात जो है वो सर जातिगत जनगणना तक पहुंच रही है। समझ रहे हैं आप? देखिए रोमाना जी, पहले तो सवाल जो है कांग्रेस के जो नेता है पी चिदम्बरम, जो बजट जो इनका मैनिफेस्टो बनाते हैं उनके ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे ही बजट आया कि देखिए ये सरकार ने जो है हमारा मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 के इस क्लॉज में जो कहा है उसका कॉपी किया, शुरुआत उनकी अच्छी है। अब वही जब तारीफ कर रहे हैं उसके दूसरे दिन अगर कांग्रेस सवाल आगे तो कांग्रेस की तरफ से भी ये भी जोड़ा गया ना कि हम 500 कॉर्पोरेट के अंदर थोड़ी करवा रहे थे, और वो आगे ये भी कह रहे हैं कि नकल में भी अकल चाहिए सर। फिर बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं रोमाना जी, मुद्दा यहाँ पे नहीं है, नहीं मुद्दा ये नहीं है रोमाना जी, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि बात तो सर बजट पर होते होते जातिगत जनगणना तक पहुंच गई है। जातिगत जनगणना के लिए प्रावधान बजट में क्यों नहीं है? सवाल तो ये पूछे जा रहे हैं, विपक्ष घेराबंदी इस पर कर रहा है सर। देखिए मेरी बात सुनिए, बजट सुनिए, मैं वही बता रहा हूं रोमाना जी, यही तो बोल रहा हूं कि गोल पोस्ट शिफ्ट हो रही है। आप बजट के ऊपर कुछ जवाब नहीं दे पाए। आपकी पार्टी नेताओं ने कहा कि नहीं बजट बहुत अच्छा है, अब आप बोले तो करे क्या? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, इसीलिए आपको दूसरी बात करनी पड़ रही है। आप जो भी बात अभी अभय जी ने एक बात कही, मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई भी देश हो, अगर जब तक निजी क्षेत्र की उसमें पार्टनरशिप नहीं होगी आप योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। इस सरकार ने 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट किया है। हमारे पीएसयूज के जो स्टॉक बढ़े हुए, देखिए सारे हमारे पीओसीज के पास इतने ज्यादा काम है, वो निजी पार्टनरशिप के साथ आगे करेंगे और वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी। और 500 कंपनियां इसलिए कि पहला जो सवाल यहाँ पर जो अभय जी पूछ रहे थे वो इसलिए पूछ रहे थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो माना जा रहा था कि ठीक है कॉर्पोरेट टैक्स में जिस तरीके की छूट दे रहे हैं उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो होते हुए नहीं देखा सर। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो पहले सरकार टारगेट्स लेकर चली थी वो हासिल होते हुए नहीं देखा। इस बार के बजट में तो उसका कोई जिक्र नहीं था। और अब जब बात रोजगार की है सर, तो एक बार फिर से सरकार की डिपेंडेंसी यहां पर प्राइवेट सेक्टर पर नजर आ रही है। इसको लेकर सवाल था, ठीक है ना? आप मुझसे बेहतर समझते हैं इस बात को, लेकिन मुझे लगता है यहां आलोक रोमाना जी मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब देना चाहूंगा रोमानी जी, एक छोटा सा जवाब दे दूं मैं, छोटा सा जवाब। ये डिपेंडेंसी की बात नहीं है, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। किसी ने कहा डिपेंडेंसी नहीं, सरकार अपना काम कर रही है और निजी क्षेत्र को साथ में लेके चल रही है कि जो 80 लाख जॉब का जो बताया सरकार ने कि टारगेट रखा हुआ है उसको करने के लिए निजी क्षेत्रों को साथ में लेना है। दोनों अपनी जिम्मेदारी, जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें भी ये बात साफ तौर पर कही गई थी कि जो निजी क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं अब बेटन थामनी होगी ताकि अर्थव्यवस्था का चक्का जो है वो तेज रफ्तार के साथ घूमे। लेकिन सवाल ये कि क्या निजी क्षेत्र वो भूमिका निभाएगा, इसी को लेकर सवाल है। अब मैं आलोक जी के पास आ रही हूं। आलोक जी, जो बात पहले यहां पर रोहन जी कर रहे थे कि साहब विपक्ष का आप एटीट्यूड देखिए, ये बजट से बात शुरू करते हैं, ये हलवे से होते हुए जातिगत जनगणना तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास बजट को लेकर कुछ कहने के लिए है नहीं। हवाई इनकी आरोप हैं, इसीलिए गोल पोस्ट बदल रहे हैं सर। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि हलवे की बात तो हलवा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले जो कंपनियां जिनसे पैसा लिया, बीजेपी ने हलवा खाया तो हलवे का स्वाद तो उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा। हम तो आरटीआई से लेकर राइट टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा, हमने तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया
और इन्होंने अपने कुछ चंद मित्रों को हलवा खिलाने का काम किया। अब बात वही है कि वो हलवा खाने के बाद इनके चंद मित्र जो हैं, क्या वो रोजगार सृजन करेंगे? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी बार बार बात हो रही है, वो पिछले बजट से 0.55% कम हो गया है। मतलब सरकार अपना निवेश कम करेगी। हमने सेंसस की भी बात की, क्या सेंसस नहीं होना चाहिए? 2021 का सेंसस रुका हुआ है। आप प्लानिंग कमीशन और एनडीसी और तमाम बैठकों में जो योजनाएं बना रहे हैं, अगर जनगणना के आंकड़े नहीं हैं तो कैसे होगा? अभी भी इस बजट में भी किसी भी तरह से जनगणना हो और उसके अनुसार नीति बने, उसका कोई जिक्र नहीं है। हम तो बार बार बजट की ही बात कर रहे हैं कि आपकी न नीति है न नीयत है। अभी तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं बिहार के और आंध्रा के, उन्होंने कहा हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, और आज निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो पहले ये लोग तय कर लें कि बिहार को और आंध्रा को कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि नीतीश जी तो फूले नहीं समा रहे। तो मैं बजट की ही बात कर रहा हूं। बजट में लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लोन तो ऐसा दे रहे हैं जैसे वो लौटाना नहीं है। एजुकेशन का ले लो, फलाना का ले लो। अरे भाई 83% लोन जो है, कर्जा जो डोमेस्टिक कर्जा है लोगों का अपने जेवर गिरवी रखने वाला, वो बढ़ गया है। और 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, जो 2014 में 56% से वो बढ़कर लगभग 30% और बढ़ गए हैं। जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही, वो क्या बजट पर बात करेंगे? आपका ये केवल ये बता दीजिए, डिफेंस का आपने बजट घटा दिया, ठीक है। इस बजट के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे इम्बैलेंस जो है वो दूर होगा? क्योंकि आपने तो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो इंपोर्ट इसका मतलब और बढ़ेगा। चाइना से पिछले 5 साल 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि स्वदेशी जागरण मंच और वो सब भाग गए हैं, वो बिल में घुस गए। गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। अब कम हो गई तो इंपोर्ट बढ़ेगा ना, और इंपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी करेंसी जाएगी, तो इंबैलेंस और बढ़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इंबैलेंस है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, इस बजट के बाद वो सब कुछ बढ़ेगा। अभी निर्मला सीतारमण जी फॉरेस्ट मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करूं। हर्षवर्धन जी, क्योंकि आपने कहा था कि साहब ये चुनावी मोड वाला विपक्ष है, इसकी आक्रामकता को इसी तरीके से समझना होगा, और यहाँ पर लब्बो-लबाब ये कि बात जातिगत जनगणना तक पहुंचती है जब बजट पर चर्चा हो रही होती है। और अभी अभी आलोक जी कहते हैं कि साहब सेंसस जनगणना कब होगी, इसको लेकर ना नीति नजर आती है ना नीयत। सर, यही पक्ष विपक्ष के बीच आर पार का अगला बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस के राहुल गांधी के इस तरह के अटैक को निपटने का तरीका खोजना पड़ेगा। सुधांशु जी ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने पूछा कि भाई जिसकी जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को ही बता देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो किस जाति के हैं, किसका हिस्सा खाते हैं, किसका हिस्सा बचाते हैं, किसके लिए हलवा देते हैं। क्योंकि देश सचमुच, आप ये सवाल कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी की तरफ से सदन में कहा गया कि मुझे गाली दी गई, और इस पर अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं सर जी, मैं क्या कहता हूं, अनुराग ठाकुर ने नहीं नाम लिया, लेकिन मैं तो लूंगा ना, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं तो मैं लूंगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी चूंकि जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो स्वयं से शुरू करना पड़ेगा ना भाई। आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, कोई काम कहते हैं, और कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, इन तीनों राज्यों में क्यों नहीं अभी तक जातिगत जनगणना हुई है? और तेलंगाना में तो राहुल गांधी भरोसा दिला के आए थे, 100 दिन का समय भी दिया था, क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि अब ये अटैक इसी तरह से होगा। ठीक है, कौन तो ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट, आपका पॉइंट आ गया। तो मतलब ये चक्रव्यूह जिसकी कल तक बात कर रहे थे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, आज जो इस जात वाले चक्रव्यूह में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। अभय जी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का मुद्दा लंबे अरसे से इस देश में चर्चित है। उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो रही है। चूंकि सरकार ने कोविड के बहाने से जो आम जनगणना होती है वो भी नहीं कराई, और जो पहले जो एक सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसके आंकड़े भी प्रकाशित नहीं हुए, तो ये मसला हवा में लटका हुआ है। और ये चुनाव के दौरान भी इसको मुद्दा बनाया गया था, इसलिए ये बात बार बार उठेगी। इसके साथ में ओबीसी और दलित वाला प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ विपक्ष के ही पक्ष में चला जाएगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं इस सवाल पे कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि विपक्षी राजनीति को ही उससे लाभ होगा। उससे किसी को भी लाभ हो सकता है, और उससे कोई अल्पकालीन लाभ मिलने की संभावना भी नहीं है। वो दीर्घकालीन लाभ का मसला है वहां पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये एक मसला है, और जातिगत जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को
बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आना चाहिए। उनके बहुत सारे सहयोगी जो हैं एनडीए के, वो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। बिल्कुल। उनको निकल के आना चाहिए और कहना चाहिए करना है कि नहीं करना है। कृष्णा हेगड़े जी बताइए ना, महाराष्ट्र के अंदर तो खुद ही मामला फंसा हुआ है, मराठा आरक्षण, ओबीसी जो है वो अलग स्टैंड लिए हुए हैं, जातिगत जनगणना को लेकर आप लोगों की पार्टी कभी अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी उससे बात की आप लोगों ने इस मामले पर? देखिए, जो जातिगत जनगणना है वो सेंटर कर सकती है, हम तो सर्वे कर सकते हैं। हाँ, तो आपने कहा करवाने के लिए चाहते हैं आप लोग, हो ना हो। नहीं, सुनिए ना, दूसरा मुझे तो निजी तौर से ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना करने से ज़्यादा फायदेमंद होगा कि एक फाइनेंशियल सेंसस आप निकाले तो आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन एग्जैक्टली ये लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास सुविधा पहुंचनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भाई जातिगत जनगणना उनको करनी चाहिए। फाइनेंशियल सेंसस की आप बात कर रहे हैं, नहीं, सुनिए वो कहीं ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ये भी वो कॉपी एंड पेस्ट, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत, मतलब ये संपत्ति वाला सर्वे तो नहीं आ गया फाइनेंशियल सेंसस जो आप लेकर आ रहे हैं? सुनिए, हर्षवर्धन जी ने तो सही कहा कि उन्होंने अपने खुद के स्टेट पे नहीं किया। राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा ना कि भाई हर महिला को हर घर में देना चाहिए 8,000 रुपया खटाखट। तो 3 स्टेट है उनके पास, तो उन्होंने दिया क्या? महाराष्ट्र में तो हमने लेख लाड़की और लाडली बहन योजना करके हम महिलाओं को दे रहे पैसा हर महीना, खटाखट। तीसरी बार जो हमारे अभय जी ने कहा कि भाई निजी क्षेत्र और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ज्यादा फोकस निजी क्षेत्र पर लगता है, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेक्टर है, अभी ये बजट में भी जो ITI है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, खेती है, इनकम टैक्स के ऊपर जो रिबेट है, ये सब जो है वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई निजी क्षेत्र के लिए ये जो आपने खटाखट वाली बात की है ना, आलोक जी को जवाब देना चाहिए। आलोक सर, फिर जो आपके राज्य हैं जहां पर आप लोगों का शासन है, वहां सर्वे करवा डालिए खटाखट। देखिए, मुझे लगता है कि सर्वे कराकर और उसके ऊपर काम करना, उसमें केवल जाति की बात नहीं थी, उसमें सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की ही बात थी। शायद हमारे साथी को पता नहीं होगा इस बात का, और उसी के आधार पर तमाम योजनाएं बने। हमने यही कहा था, अब योजनाएं बनाने का मैक्सिमम काम तो केंद्र का है, तो केंद्र को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन केंद्र इसमें इनिशिएटिव नहीं लेगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना के जो 2011 में आंकड़े हैं, आप उन्हीं को पब्लिश कर दीजिए। लेकिन बीजेपी अपने ना तो सहयोगी दलों का सुन रही है, ना खुद का सुन रही है। और हमारी सरकार आती तो हम जरूर खटाखट पैसे भी देते और लोगों का उद्धार भी करते। और जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें आई हैं, तेलंगाना में अभी हमने किसानों का जो ऋण था वो माफ किया है, और खटाखट ही किया है। तो मुझे लगता है कि खटाखट जो है, जवाब दीजिए, कांग्रेस कह रही है अपने राज्यों में तो हम खटाखट कर रहे हैं, केंद्र में आ जाते तो हम अग्निवीर योजना भी खटाखट अंदाज में हटा देते, केंद्र में आ जाते तो हम MSP को भी कानूनी गारंटी खटाखट दे देते, और जातिगत जनगणना वो भी खटाखट करवा देते। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आपको खटखटा रहा है विपक्ष, खटखट कुछ कर दीजिए सर, कर डालिए कुछ। ये रोमाना जी, मुझे लगता है ये खटाखट फटाफट जो है भाषणों तक ही सीमित है। अच्छा। क्योंकि अगर ये खटाखट फटाफट भाषणों तक सीमित नहीं होता, राजस्थान में भी 5 साल सरकार रही, वहां पे एक एग्जाम्पल देते। देखिए, मुद्दा यहाँ पे क्या है, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में 2014 तक, पहले उन्होंने सब ये करवाया, उसको रिलीज ही नहीं किया, तब आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं? आप राज्य सरकार में, राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में ये आता है कि जातिगत गणना करवा सकते हैं, आप करके दिखाइए ना, फिर आप खटाखट फटाफट कीजिए। सिर्फ बात करने से नहीं होता है, आप अपने राज्यों में जो करते हैं, मैंने वापस एक कहा, SC की बात करते हैं, संसद में कांग्रेस पार्टी बात करती है, अपने राज्यों में SC का बजट कम कर देते हैं, तो वहां खटाखट फटाफट क्यों नहीं आता है? वहां संविधान की बात, जनगणना की मांग भी प्राइजलाइज कर देते हैं। जैसे 24 चुनाव PDA, और फिर देखिए चुनाव के बाद जब नेता विपक्ष चुनने की बारी आई तो फिर वो ब्राह्मण, उससे भी कहीं ना कहीं जातियों को साधने की कोशिश। तो ये सारी कवायद सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से जातियों को साधने के लिए। रोहन गुप्ता जी को इस बात के लिए तो बधाई दूंगा कि उन्होंने बीजेपी के गुण बहुत जल्दी अपना लिए, अडॉप्ट कर लिए। जैसे बीजेपी की आदत है लगातार झूठ बोलने की, राज्यों को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। रोहन जी, आप बहुत जोर देकर कह रहे हैं सर्वे तो राज्यों को अधिकार नहीं, सर्वे करा सकते हैं, जाति जनगणना क्या, जनगणना केवल केंद्र ही करा सकता है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा रोमाना जी, सर्वे की बात कर रहा हूं। नहीं, आप जाति जनगणना कह रहे थे, जो रोमाना जी आपने सवाल पूछा
किसी बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। अगर किसी के शरीर पे फोड़े फुंसी हैं और वो उसे छिपाता रहे कि नहीं दिखाने से तो मेरा अपमान हो जाएगा, तो कभी उसका इलाज नहीं हो सकता। ये समाज के शरीर पर फोड़े फुंसियां हैं कि 90% लोग आज भी अधिकारों से वंचित हैं। आज भी उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, शिक्षा में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। इसे दूर करना पड़ेगा हमें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो 24 चुनाव से पहले जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद ये माना गया था उसमें जो हार मिली है विपक्ष को, ये जातिगत जनगणना वाला मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब 24 चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष का नंबर बढ़ा है, आने वाले समय में ये मुद्दा बड़ा होने वाला है। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ा होगा। और देखिए, विपक्ष को ये लगता है कि हिंदुत्व के सामने जाति वाला मामला चलेगा। और देखिए, ये सर्वे और जनगणना वाली बात हम पत्रकार जब बताते थे तो विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता बिहार के संदर्भ में कहते थे, अरे नहीं क्या गणना क्या सर्वे। आज अच्छा है कि भाटी जी ने समझदारी दिखाई है। लेकिन कुल मिला के जब बिहार हुआ था तो उस वक्त ऐसे ही तर्क आया करते थे। अब जो मूल बात है, बिल्कुल फोड़े फुंसी बीमारी का पता होना चाहिए। तो क्या हम भारत के लोग एक दूसरे के आर्थिक सेंसस के जरिए वो बीमारी पता नहीं लगा पाएंगे? और तब जब ये कहा जाता है, सोशियो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं ना सर, वो सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है सर, समय इतना ही है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, समय इतना ही है। और मुझे लगता है मेरा दर्शक समझ गया होगा कि आखिरकार जो मैं सवाल लेकर आई थी कि हलवे पर लड़ाई जाति पर क्यों आई, तो अब आपको पता चल गया होगा कि बजट, हलवा सेरेमनी और ये लड़ाई जाति पर क्यों आई।